जय हिंद साथियों, मैं पुनः आपके अपने चैनल पर हाजिर हूं PYQ को लेकर के। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं भाग 3 में क्या क्या प्रश्न मिलते हैं हम लोगों को। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाती है? इसमें ऐसा कौन सा यूनाइटेड किंगडम को संसद द्वारा कौन सा पारित कानून था जो भारत में यह कहता था कि तानाशाही दिखाया जा रहा है? तो ये कानून की व्यवस्था की बात करें अगर, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं भाई, ये एक संविधान था जो कि अच्छा था। इससे हमने 200 कानून लिए। 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ये चाय के व्यापार को लेकर के था, तो इस पर हम बात कर नहीं सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, जी हां, यही उत्तर सही होगा। देखो 15 में कोई अधिनियम आया नहीं है, इसलिए भूल जाओ, ठीक है, इसमें कोई अधिनियम नहीं आया है। तो अगर हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम जो है यहां पे 1919, इसे बोलते हैं रोलट एक्ट और इसे ही कहा जाता है काला कानून। काला कानून अगर हम बात करें तो काला कानून है ये। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। इसमें अंग्रेजों के पास यह अधिकार था कि अंग्रेज बिना कुछ किसी भी भारतीय को शक के बिहाफ पर अरेस्ट कर सकते थे, पूछताछ कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे और कोई सुनवाई हमारी नहीं थी। यानी कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। डैश 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 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ गेम की सदस्यता जारी रखी। बात को समझिएगा, कॉमनवेल्थ गेम मतलब राष्ट्रमंडल खेल की ही बात कर रहा है, कोई और बात नहीं कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत ने राजतंत्र समाप्त कर दिया, यानी कि इंग्लैंड की गुलामी से हम आजाद हो गए, हम गणतंत्र हो गए, उसके बावजूद राष्ट्रमंडल खेल के सदस्य हम बने हुए हैं। डेट दी जा रही कब हम इस चीज को हम स्वतंत्र होते हैं। अब बात को समझिए, राष्ट्रमंडल जो खेल है ये गुलाम देशों का खेल है। जो देश गुलाम रहेंगे, इंग्लैंड के अधीन रहेंगे, वो इसके मेंबर रहेंगे। तो भारत जब गुलामी से आजाद हो गया, उसके बावजूद भारत मेंबर बना हुआ है। ये हमारे और इंग्लैंड के बीच एक संधि, एक ट्रिटी कह लें, या एक हम जिसे कहते हैं कि रॉयल्टी समझ लें, इस बेस पर हमने इसको अपना रखा है। तो अगर हम बात करते हैं कि वो डेट कौन सी थी कि जब भारत ने राष्ट्रमंडल खेल से, यानी कि कहें आजाद करने वाला पहला देश बना भारत, यानी अंग्रेजों से, तो वो डेट है जब हमारा संविधान गणतंत्र रूप से पूरे भारत पर लागू होता है। वास्तविक रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। तो गणतंत्र यानी कि बात करें तो यहां पे आप लिखेंगे कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। कब? 26 जनवरी 1950। हालांकि हम उसके मेंबर हैं, अलग बात है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ग्रैंड वैली ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाएंगी। उदाहरणतः भारत इसका, तो बिल्कुल सही है, भारत इसका एक व्यवस्थापक है। तो ये अगर कहें कौन सी व्यवस्था है ये, तो यह सहकारी संघवाद है। ये सहकारी संघवाद। भारत के संविधान की मूल हस्तलिपि कॉपी कहां रखी गई है? भारत के संविधान की मूल हस्तलिपि कॉपी जो हाथ से संविधान सभा के सदस्यों ने लिखा था, ये कॉपी कहां है? तो ये कॉपी अगर करंट टाइम में कहा जाए तो संसद की लाइब्रेरी में है, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है। और जानते हैं सबसे अच्छी चीज बताएं आपको हम,
कि ये इसकी 3 प्रतियां हैं। कितनी कॉपियां हैं? 3 कॉपी हैं इसकी, 3 कॉपी। समझिएगा, जब संविधान का वाचन किया गया था 3 बार, तो 3 कॉपियां इसकी हैं, 3 कॉपियां हैं। और ये क्या है? ये रखा गया है हीलियम, हीलियम के जार में, यानी हीलियम के गैस जार में। ठीक है, हीलियम का गैस भरते हैं जार में, उसको हम रखते हैं इसको। और सबसे अच्छी चीज बताऊं, ये साल में एक बार इसको निकाल करके साफ करके फिर से हीलियम गैस डाली जाती है और उसको सुरक्षित, ताकि इसके पन्ने खराब ना हो। ये एक ऐतिहासिक हमारे देश की धरोहर है। हमारी कितनी शिद्दत, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये नायाब हमारे देश का संविधान हमें मिला, और हम इसी के तहत पूरे देश को चला रहे हैं। राज्य व्यवस्था सब कुछ चल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये गौरव हमारे पास है। तो इसलिए इस धरोहर को बचाना है और बचाए रखना है। इसलिए इसको हीलियम, हीलियम एक ऐसी गैस होती है जो जिस अवस्था में चीज होती उसी अवस्था में उसको रखती है। तो जानते हैं कि हीलियम के बाद फिर आती है एक नाइट्रोजन, सबसे ठंडी। अगर ठंडे में रखेंगे हम तो जम जाएंगी, और ठंडी जहां जमी तो ये जीवधारियों के लिए अच्छा होता है। जबकि ये जो पन्ने हैं, पन्ने जीवधारी वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, तो इनको हम एज इट इज रखने के लिए हीलियम गैस का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो कहां रखा गया है? लाइब्रेरी, संसद की लाइब्रेरी में। और इसका भी समझिए, कलाम साहब ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो उनको संविधान देखने का बड़ा मन हुआ कि भारत के संविधान को हम एक बार दर्शन करें, उसका देखें कैसा है। तो वो जाते हैं, जब वो भाई राष्ट्रपति हैं, देखना चाहते हैं। तो जब सफाई का समय आता है तो राष्ट्रपति महोदय, यानी कि जानते हैं कलाम साहब इतने बड़े वो नहीं थे कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा जब सफाई करिएगा तो मुझे बुलाइएगा, उस समय मैं क्षण देखूंगा। तो जाते हैं, वो कहते हैं अपनी किताब में कि इसकी 3 चाबियां हैं इस लाइब्रेरी की, यानी कि इसको निकालने के लिए 3 चाबियां 3 व्यक्ति के पास हैं। जब तक ये 3 व्यक्ति मिलेंगे नहीं, तब तक आप लाइब्रेरी के इस भाग, यानी कि वो संविधान को खोल नहीं पाएंगे। आप लाइब्रेरी खोलना अलग बात है, लाइब्रेरी के जिस भाग में रखा गया वहां से संविधान निकाल पाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए 3 जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कि हमारे इस मूल संविधान पर कोई ठेस ना पहुंचे, कोई आंच ना पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 ने पहली बार में विधायिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया। विधायिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था को कब लागू किया गया है? तो विधायिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था हम लास्ट में देख चुके हैं 1919 के कानून से। 1919 का कानून है क्या? भारत सरकार अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यही 2 में से कोई एक होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। क्लियर, सिंपल सा प्रश्न, ये पीछे कर चुके हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है डैश 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 को यहां वृषभ चक्र यानी अशोक चक्र है, ये अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख जो स्तंभ शीर्ष है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया है? यानी कि भारत का अशोक स्तंभ जो है वो हमारा कब अपनाया गया है? कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है। तो हम जानते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जब हुई थी तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो 2 बातें और अपनाई गई थी। यहां पे राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य अपनाया गया था। वाक्य सत्यमेव जयते और चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ, सारनाथ से जो लिया गया था अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर, यानी कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है सारनाथ में सिंह चतुर्मुख, ठीक है, स्तंभ शीर्ष, ये उसी की बात कर रहे हैं। अशोक चक्र पट्टी पर, अशोक चक्र की पट्टी पर 4 जानवर अंकित हैं। ये प्रश्न बहुत गहराई का बन जाता है। आपने अशोक चक्र जब भी देखा होगा तो अशोक चक्र के दाएं घोड़ा, बाएं कुबड़ वाला बैल है, पीछे उसके हाथी है और एक बाघ है। जो पीछा का चित्र आपको नहीं दिखाई देता है, किसी भी एंगल से देखेंगे आपको 3 शेर दिखाई देंगे। 4 शेर हैं इसमें। अगर ना याद हो तो सिंघम फिल्म का वो डायलॉग याद करिएगा। अजय देवगन जी कहते हैं आजा माटी सटकली, चौथा सिंह मेरे, चौथा शेर मेरे यहाँ है, यहाँ है। बार बार बोलते नहीं है कि अशोक स्तंभ में 3 शेर है, चौथा कहां है? मेरे यहाँ है, यहाँ है। तो 4 शेर हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं।
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गणतंत्र, जहां जनता में ही सब कुछ समावेशित हो, जनता में ही शासन हो, जनता ही इसका लास्ट ऑप्शन हो, सारी शक्तियां जनता में निहित हो। गणतंत्र का अर्थ यही है, यहाँ पे कोई सर्वे सर्वा नहीं है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। तो गणतंत्र में हम सबसे पहले सभी मामले अंतरिम अधिकार जनता के पास है। जी बिल्कुल, जनता अगर चाह ले, जनता हर साल, देखिए जनता क्या करती है, हर साल अपना एक नाजा चुनती है, एक नेता चुनती है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। हालांकि ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जनता द्वारा चुने गए विधायक और सांसद मिलकर के देश का एक राजा चुनते हैं, जो उसको प्रमुख यानी कि सर्वे सर्वा बनाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जनता द्वारा चुने गए हैं ये राजा, अप्रत्यक्ष रूप से। जनता अगर चाहे तो जनता उन्हें बदल देती है। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, बात समझिएगा। आत्मरक्षा का अधिकार अब जो है ये कहा गया है 37 में है आत्मरक्षा का अधिकार। ठीक है, ये आपका लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य। मान लीजिए आत्मरक्षा का अधिकार कब नहीं मिलेगा? पुलिस को इनकाउंटर करने का नोटिस जारी कर दिया गया, और पुलिस क्या है? लोक सेवक है, अपना काम कर रही है, या आपको फांसी पर लटकाया जा रहा है, जल्लाद आपको लटकाना चाहता है, लटकाने के लिए वो आपके नीचे का जो है चैम्बर खींचेगा। जी बिल्कुल। तो अगर आप इस पर देखिए कि ये जो वो कार्य कर रहा है उसको ड्यूटी दी गई है, ठीक है, ये उसका अधिकार है। भारतीय न्याय संहिता में अगर हम बात करते हैं तो 15 और 16 इस बात की पुष्टि करते हैं कि न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उनको ये अधिकार है। इसे बोलते हैं हम अपवाद, साधारण अपवाद में रखते हैं इसको। जज ने इनकी मृत्यु की सजा सुना दी, यानी कि मृत्यु का आदेश कर दिया, तो वो दोषी नहीं है, लोक सेवक है। ठीक, अब उसने मृत्यु दंड की सजा सुनाई, आप मृत्यु दंड देने ना दो, कह दो मेरी जीवन का अधिकार, मैं इसकी सुरक्षा करूं, मैं तुमको गोली मार दूंगा। यहां पर आपको आत्मरक्षा अधिकार नहीं मिलता है। आत्मरक्षा का अधिकार तब मिलता है जब लोक सेवक द्वारा, यानी कि आपको आपकी हत्या का प्रयास ना किया जाए हो, यानी कि हत्या का नोटिस ना आया हो, तो आप उस मामले में कर सकते हैं। कोई आपको मारने आता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस में आएगा भी धारा, देखिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आत्मरक्षा का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध की प्रतिरक्षा। देखो उसमें क्या था समझना, इस प्रश्न में है किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? लोक सेवक। लोक सेवक में अगर हम कहें तो बीएनएस की धारा आ गई है, बीएनएस की धारा 37 ये बताती है कि लोक सेवक के मामले में आपको अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी से मिलता जुलता प्रश्न, आत्मरक्षा का अधिकार आपको कब मिलता है? तो अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा। अपने शरीर के ऊपर मान लीजिए हमारे शरीर में कोई होने वाला अपराध था, उसको मैंने रोक लिया है, उसको होने नहीं दिया है, तो ये मेरी सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार है। और इसे कहा गया है बीएनएस की धारा 35 में इस बात को उल्लेखित किया गया है। बीएनएस की धारा कौन सी है? ये 35। ठीक है, इसमें अगर हम कहें तो इसमें धारा कौन सी है? ये धारा 37, ये आपकी रही धारा 37। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों में कॉमन रखिएगा ध्यान से, क्योंकि जो ये पूछे गए प्रश्न थे ये उस जमाने में आईपीसी के थे। अब बीएनएस हो चुका है, इस बात की जानकारी कर लीजिए अपने, क्योंकि आईपीसी 2024 1 जुलाई से बदल गई है, खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह बीएनएस ने ले ली है। ठीक है, तो जो अपराध थे पहले, अगर वो धारा में पूछे जा रहे हैं तो बदल जाएंगे आंसर, अगर धारा में नहीं पूछे जा रहे हैं, वो थ्योरिकल हैं, प्रशासनिक के ऊपर हैं, तो वो ऐसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो सिंपल सी बात है, संसदीय व्यवस्था कहां से है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा कहां है? ये रहा संविधान सभा, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रश्न था, इसमें ज्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था, अधिनियम और आत्मार्पित किया गया था? देखो यहां मैंने
फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जब पहला मैं आपको लेके आया था, यानी पीवाईक्यू का पहला सेशन जो था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान को जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना के लास्ट पंक्ति पे लिखा हुआ है कि हम 26 नवंबर 1949 जो लाइन लिखी है उसके लिखे होते 26 नवंबर मिति मार्ग शुक्ल संवत विक्रमी 2006 को अपनाते हैं। ये लाइन प्रस्तावना के पन्ने पर लिखी, तो मिति मार्ग शुक्ल संवत 2006 कहां है? ऑप्शन नंबर बी, मिति मार्ग शुक्ल संवती। संवत क्या है? 2006, ये विक्रमी है। इसमें जानते हैं भैया होता क्या है, ये 2006 कैसे आ गया? 1949 में हम संविधान अपना रहे हैं, तो 2006 क्यों लिख रहे हैं? विक्रम संवत जो होता है वो 57 साल आगे चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर से। ये जो वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है इसे बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। इस कैलेंडर में 57 वर्ष जोड़ देंगे आप, तो आप विक्रम संवत में आ जाएंगे, विक्रमी संवत में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही 57 जोड़ते हैं तो 9 7 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 5 9 1 10 के 0 हासिल आया 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल आया 1, और यहां 1 1 2 हो गया, तो देखिए 2006 आ गया। क्लियर? ये बात ध्यान, जब भी अगर ऐसे ही प्रश्न घुमा दिया जाए कि विक्रमी संवत के अनुसार भारत आजाद कब हुआ, तो भारत 1947 में तो आजाद हुआ है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अब इसमें जोड़िए आप कितना? 57, तो आ जाएगा 2004। तो भारत विक्रमी संवत के अनुसार 2004 में आजाद हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला कहता है, प्रस्तावना को संविधान की राजनैतिक कुंडली के रूप में किसने कहा था? राजनैतिक कुंडली कहें, जन्म पत्री कहें, परिचय पत्र कहें, ये किसने कहा था? ये कहा था यहां पे क्या है? के एम मुंशी, एन माधव राव, हाँ यहां पे के एम मुंशी ने कहा था। हाँ ये आंसर सही है भाई, के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने कहा था इस बात को। क्या कहा था? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने कहा था कि राजनीतिक कुंडली है। कौन? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश 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 से प्राप्त करती है, भारत की जनता से या भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से, उच्च न्यायालय से। भारत की जनता से प्राप्त करती है, क्योंकि भारतीय संविधान क्या कहता है? गणतंत्रता की बात करता है, गणतंत्र, और गणतंत्र मतलब पब्लिक। अगला कह रहा है, किस अंग्रेजी राजनैतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को, यानी कि कौन से हमारे जो कहें इन्हें विधि शास्त्री ने भारतीय संविधान की जो है कुंडली कहा था, उद्देशिका को कुंडली कहा था। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसे कुंडली कहा था कि ये संविधान की कुंडली है। कुंडली पढ़ लो, सब कुछ जान जाओगे। तो वो कोई और नहीं थे, वो थे सर अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने कहा था कि संविधान की कुंडली है। कौन? प्रस्तावना संविधान की कुंडली है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको जितनी बार पढ़ लीजिए, ये प्रस्तावना के संदर्भ में 10-12 प्रश्न बनते हैं हमेशा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्याप्त यानी व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श डैश 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 लिया गया है। कहां से लिया गया है? बात को समझो भैया। कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो व्याप्त शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 शब्द। अभी बंधुता वाला भी आएगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये 3 शब्द किस देश के लिए गए संविधान से? ये 3 शब्द रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस ने 1917 में जब क्रांति की तो रूस ने अपना संविधान बनाया 1936 में। ये रूस का संविधान है भैया, ठीक है। यहां पे कहें रूस का संविधान, ये याद रखिएगा इस बात को। रूस के संविधान में ही पहली बार इन चीजों का जिक्र किया गया और भारत ने रूस के संविधान से इन शब्दों को एडॉप्ट कर लिया कि भैया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप को सबको समानता देंगे। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका को डैश 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 के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। भारत का यानी कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो भारत में संविधान का हिस्सा है। किस केस में ये कहा गया? तो आप सभी जानते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में 1973 में ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और यह संविधान के अंग होने के कारण इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसका मूलभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जबकि इससे पहले बेड़ूबारी अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा 1973, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1973 में यह फैसला आ गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन आता है बेरूबारी का मामला, ठीक है, बेरूबारी का मामला अगर हम कहें, यह आता है 1960 में, और इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है भैया, संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह कब कहा गया था? बेरूबारी केस में। और जब किस में कहा गया था कि प्रस्तावना अंग है, प्रस्तावना अंग है, किसका अंग है भैया? संविधान का अंग है, ठीक, अंग है कर लो, वरना कहोगे सर कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो केशवानंद भारती में अंग माना गया, बेरूबारी वाले मामले में अंग नहीं माना गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देशिका यानी उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? उद्देश्य संकल्प को किसने प्रस्तुत किया था? देखो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक में हम प्रस्तावना को लेकर आ जाते हैं और प्रस्तावना लाते ही और संविधान का निर्माण कार्य शुरू 13 दिसंबर से। पहले जो उद्घाटन 9 दिसंबर वाला होता है उसमें सब लोग आते हैं तो हाय हेलो ठीक है भैया कैसे हो तुम, कैसे हो, मिलने की बात होती है। फिर जब 13 वाली मुलाकात होती है, 13 वाले में भैया इसको चलाएगा कौन? तो चलो भैया एक काम करो, अध्यक्ष स्थायी चुनो, उपाध्यक्ष चुनो। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और टीटी कृष्णमाचारी, इधर वीटी कृष्णमाचारी, चुने गए 2 लोग। अब तीसरी जब बैठक होगी तो भैया सब अब काम करो, अब चुन लिए गए हो, तुम अध्यक्ष हो, तुम उपाध्यक्ष हो, फलाने वो है, फलाने वो है, अब चलो भैया काम करो। तो 13 तारीख को जब काम संविधान का शुरू होगा तो सबसे पहले उद्देशिका पेश कर दी जाएगी। उद्देशिका पेश कौन करेंगे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को पेश किया था और संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया था। और फिर यही संविधान सभा जो है 22 जनवरी कब? 1947 को, ठीक है, प्रस्तावना को स्वीकार करती है, को स्वीकार कर लेती है। ठीक है भैया, यह हम पिछले में क्वेश्चन देख चुके हैं। क्लियर? 22 जनवरी। आगे चलते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यहां पे बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? बात को समझना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहां पर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की सबसे पहले बात और समानता की बात। बंधुता मतलब भाईचारे को बढ़ाने की बात। ये फ्रांस के संविधान से अडॉप्टेड है। फ्रांस के संविधान की जरा से बात अगर कर लें तो फ्रांस में 1700 यहां पर हम कहें 89 में 1789 में यहां की क्रांति होती है। ठीक है, यहां की क्रांति होती है और यह जब आजाद होता है तो ये 1946 को अपना संविधान बनाता है। ठीक है, संविधान बनाता है और जब ये संविधान बनाता है तो उस समय हमारे यहां संविधान सभा संविधान बनाने जा रही है और इनका संविधान बन चुका है। तो इनके संविधान से हमने लिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, तो अगर कहा जाए कभी यह प्रश्न
कि फ्रांस का संविधान कब बना? 1946 में। और भाई साहब ये भी ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस का संविधान है और ये कनाडा का भी संविधान एक ही साथ बना था। कनाडा का संविधान एक ही वर्ष बना है दोनों का। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। इधर क्या है, 46 में ही फ्रांस का संविधान था ये। ठीक, फ्रांस का ये था क्या, संविधान। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के लिए उद्देशिका में यानी उद्देश्य से रखा गया है, लिया गया है। ठीक, बात को समझ में आ गई होगी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है, कौन शब्द है? तो सामान्य भाईचारा अगर कहें, जहां भाईचारे की बात आ गई कि भैया भाईचारा, तो भाई और चारा ये जब आएगा बंधुता में, बंधुता है हमारे आपके, कहते हैं बंधु कैसे हो, बंधु बड़े दिन बाद दिखाई दिए, तो मित्र, बंधु मतलब मित्र, भाईचारा चल रहा है। हम लोग आज भी चलन में जब कभी गांव में, गांव की मिट्टी से अगर जुड़े हैं आप, तो गांव में कभी निकलिए तो गांव में बंधु होता है, हे मेरे प्रिय बंधु आप कैसे हैं, तो बंधु ही चलता है। यानी कि अब वो चलन में हम लोग खड़ी बोली में आ गए भैया कैसे हो, और भाई तो बंधु भाई, भाई बंधु। ठीक है, भाई बंधु, क्लियर। तो चलिए देखते हैं अगले क्लास में क्या है, अगले स्लाइड में।